नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक देवनाथ है और आज हम हमारे वीकली करंट अफेयर्स की नई स्टोरी देख रहे हैं। ये स्टोरी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के थ्रू कई सारी जगहों पे ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर रही होगी। इसको शुरू करने के पहले जिस तरह से हम हमेशा MCQs देखते हैं, देख लेते हैं इस बार भी। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड हम कुछ MCQs सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैग पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पूछा गया है कैग इज ऑफन रिफर्ड टू एज, क्या होता है कैग? फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होता है भाई, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स हो सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर उसका फुल फॉर्म ही है, चीफ ऑडिटर। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। खैर, उसने पूछा कैग इज ऑफन रिफर्ड टू एज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आप कैग का ऑफिस जो है, अगर उसकी फंक्शनिंग समझ जाएं, बेसिक फिलॉसफी समझ जाएं कि वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, तो आप समझ जाएंगे क्यों ऑप्शन सी इसका आंसर है। आगे देखते हैं। पूछा गया है कि द ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसरो का एक रिसेंटली नया मिशन लॉन्च किया है हमने। ये पहला मैन्ड मिशन है इंडियन स्पेस एजेंसीज का, इसरो का। तो पूछा गया है कि किस कंट्री में हमारे एस्ट्रोनॉट जो है उनकी ट्रेनिंग होगी। तो कहाँ पे हमारे अच्छे टाइज हैं वो आप गेस कर सकते हैं, रशिया, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर से पूछा गया है, विच कंट्री इंस्टीट्यूटेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इसको नोबेल ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो एशिया की किसी एक कंट्री में होगा जहाँ पे ये किया जाता है। सारी कंट्रीज ही हमारे पास ऑप्शंस में एशिया की हैं। इंडिया ऑब्वियसली नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर है, फिलीपींस। ठीक है, रिसेंटली जिसको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है ना, वो आपको एक बार देखना होगा। आगे बढ़ा जाए तो पूछा है बाय विच ईयर, साल पूछा गया है, एज इंडिया कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस। इस बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब जीरो कार्बन आउटपुट नहीं होता है, उसके लिए तो हमें सांस लेना भी बंद करना होगा। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना इमिट हुआ है उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाए किसी कार्बन सिंक से, है ना। इसके लिए आपको एमिशंस कम करने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ पे भी एब्जॉर्ब होता है, जो कार्बन सिंक्स हैं जैसे फॉरेस्ट, उनको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उन्होंने नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट्स 2050 के सेट किए हैं। पर क्योंकि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हम अचानक से अपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमने थोड़ा एक्सटेंडेड टारगेट रखा है, 2070 2070 इंडिया टारगेट फॉर नेट ज़ीरो एमिशन। अब फाइनली हम अपनी आज की स्टोरी पे आते हैं। जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं 6th शेड्यूल के स्टेटस को लेके, उस बारे में हम बात कर रहे हैं आज। बताया गया है कि लद्दाख में क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में दो लोगों को देख सकते हैं, आमिर खान साहब के बाजू में ही, जिनका रोल इन्होंने 3 इडियट्स में किया था, या जिनसे इंस्पायर्ड वो रोल था, सोनम वांगचुक, फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर इंस्पायर्ड था, इन्हीं से इंस्पायर्ड था, ऐसा कहते हैं लोग। तो लद्दाख में एक एजुकेटर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। रिसेंटली अरेस्ट भी हो गए हैं, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में, बहुत फेमस इंसान, बहुत फेमस पर्सनालिटी भी है ये। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि लद्दाख में हुआ क्या है, या क्यों ये 6th शेड्यूल क्या है, क्या डिमांड कर रहे हैं वो लोग, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात 2019 से हम शुरू कर सकते हैं। 2019 के पहले जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, या उसके मैक्सिमम प्रोविजन जब हमने हटाए नहीं थे, तभी लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। फिर जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, तभी 2 यूनियन टेरिटरी हमने बनाई जम्मू एंड कश्मीर में से। उसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी, पर वो विथ लेजिस्लेचर है, यानी कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकते हैं, MLAs इलेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एक फंक्शनल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। और उसी के जैसा सेम टू सेम एक और यूनियन टेरिटरी हमने बनाया, UT ऑफ लद्दाख, जिसको हमने एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी। लंबे समय से लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वो ये डिमांड कर रही है कि हमको 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए और हमारा बेटर रिप्रेजेंटेशन हो।
अब ये 6 शेड्यूल वाली बात ऑलरेडी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके मैनिफेस्टो में इलेक्शन के समय पे ही थी, पर उसके बाद ये हो नहीं सका। इलेक्शन जीतने के बाद भी, अब आज 2024 चल रहा है, ये जो डिमांड है 6 शेड्यूल की वो कंप्लीट नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई। लद्दाख की पॉपुलेशन चाहती है कि उनको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। क्यों चाहती है? क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। अब ये 6 शेड्यूल है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 12 शेड्यूल्स हैं। हर शेड्यूल किसी ना किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, जिसमें 6th शेड्यूल और इसके पीछे 5th शेड्यूल भी, दोनों ही 6th और 5th दोनों ही शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में क्या है ये शेड्यूल्ड एरियाज़? ये कुछ स्पेशल एरियाज़ है जिनको प्रेसिडेंट थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी में कहीं भी प्रेसिडेंट चाहें तो किसी एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई एरिया शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर होता है, इसका मतलब वहाँ पे एक अच्छी बड़ी साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और अब वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन लोकल गवर्नेंस के थ्रू, उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड या फिर फॉरेस्ट या कोई और भी नेचुरल रिसोर्सेज पे बेहतर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। ये 6 शेड्यूल का मतलब है। यही बहुत लंबे समय से लद्दाख के लोग चाहते हैं। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के लोगों को कहा कि 6 शेड्यूल सिर्फ स्टेट्स को ही मिल सकता है, यूनियन टेरिटरीज को नहीं मिल सकता। इसीलिए अब ये डिमांड सिर्फ 6 शेड्यूल की नहीं है, अब ये डिमांड स्टेटहुड की भी है, और फिर अल्टीमेटली स्टेटहुड मिलने के बाद 6 शेड्यूल में इंक्लूजन की भी है। ये पूरा मामला है। आई होप आपको शेड्यूल 6 क्या है समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंश्राइंड है ये सब कुछ। आगे देखा जाए, बताया गया है कि गवर्नर जो हैं वो एम्पावर्ड होते हैं कुछ एरियाज़ को। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही 5th और 6th शेड्यूल में दोनों के पास पावर्स होती हैं, जो कि वहाँ पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकते हैं और या फिर ऑटोनमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। और ये काउंसिल्स वहीं के लोगों के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने रिसोर्सेज पे और बेहतर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। जैसे आपने कांतारा मूवी अगर देखी होगी तो वहाँ से भी समझा जा सकता है। वो मूवी का थीम जो है, भले से वो एक कल्ट के थ्रू कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पर मूवी की बेसिक थीम यही है कि वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड जो हैं, जो लैंडेड क्लास जो है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो लोग ट्राइबल लैंड जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं इलीगली। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मूवी है। सेम यहाँ पे भी 6 शेड्यूल का मामला भी सेम ही होता है। जो ट्राइबल जो हैं उनको हमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय पे ही वाया 6th और 5th शेड्यूल की हम आपके रिप्रेजेंटेशन का, आपके राइट्स का, आपके फॉरेस्ट राइट्स का ख्याल रखेंगे। इसीलिए हमने ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। अभी फ़िलहाल लद्दाख चाहता है कि हमें भी ये प्रिविलेज जो है एंजॉय करने मिले। फिर आगे बताया गया है कि ट्राइबल आइडेंटिटी जैसे या फिर लोकल कल्चर, लैंड, गवर्नेंस सिस्टम्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल काम में आ सकता है। क्यों लद्दाख चाहता है 6 शेड्यूल का स्टेटस, उस बारे में कुछ और एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे रिप्रेजेंटेशन का लॉस, 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को तो असेंबली मिली पर लद्दाख को नहीं मिली। यानी कि वहाँ पे कोई ग्रास रूट लेवल पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं लद्दाख के लोगों का, जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रीवियंस रख सकते हैं उनके पास। कौन गवर्न करता है उनको? उनको डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट गवर्न करती है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, विदाउट अ स्टेट लेजिस्लेचर या विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा कारण है ना। अब ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्यूरोक्रेटिक है लद्दाख में, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो है ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स तो है ही नहीं स्टेट के, लद्दाख के खुद के। यूनियन गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है। बड़ा अनरीजनेबल है दिल्ली से लद्दाख को मैनेज करना। उसके बाद फिर लैंड प्रोटेक्शन और ट्राइबल आइडेंटिटी के कंसर्न्स की भी बात की गई है, जो भी हम कांतारा के एग्जाम्पल से समझना चाह रहे थे। तो ये सब मामले मिला के लद्दाख का प्रोटेस्ट जो है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से है। और भी कुछ है, जैसे एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स हो सकते हैं। जो लद्दाख का रीजन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वहाँ पे मास टूरिज्म होने की वजह से या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने की वजह से, जो कि बुरा नहीं है, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बुरी बात नहीं है, पर ये सब सस्टेनेबली हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये लद्दाख के लोग चाहते हैं। तो अगर वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट अगर इन सब मामलों पर डिसीजन ले पाएगी तो बेहतर होगा लद्दाख के लोगों के लिए ही, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। लोग जैसे बात करते हैं कि
लद्दाख जो है वो हमारे 2 एनिमी स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान और चाइना दोनों से बॉर्डर करता है, और वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट भी ये एक्सक्यूज़ देती है कि हम क्यों सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 6 शेड्यूल और स्टेटहुड नहीं दे सकते हैं। पर इसके कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स, आसम, अरुणाचल, हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये भी तो स्टेट्स चाइना से और पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं। यहाँ पे भी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ स्टेटहुड है ना। तो यही बात लद्दाख के लोग भी कहना चाहते हैं। तो पूरा कुल मिला के पूरा मामला यही है। आगे देखा जाए तो हमारे पास करंट अफेयर्स फैक्ट शीट में कुछ नेशनल अफेयर्स के बुलेट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं एक करके। पहला पॉइंट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा लद्दाख वाले मामले से ही मिलता जुलता है। आसम की एक कम्युनिटी है, मोरन कम्युनिटी, जो कि शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को डिमांड कर रहे हैं। ये सेम टू सेम मणिपुर में कुछ समय पहले एक माइती करके ट्राइब है, उनका भी सेम ही कॉन्फ्लिक्ट था, उनको भी वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को लेके मणिपुर में काफ़ी वायलेंस हुआ था। तो अभी रिसेंटली एक ट्राइब मेंशन्ड है, आसाम की ट्राइब है, मोरन कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि इंडिया में फर्स्ट बेम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट हम आसम में बना रहे हैं या बन चुका है। एथेनॉल के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पता हो, मेरे ख्याल से सभी को एथेनॉल के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, सोशल मीडिया पे और काफ़ी ट्रेंडिंग भी चीज़ है ये। अभी फ़िलहाल आप भी जब कहीं गाड़ी से आते जाते हैं तो जो आप पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में, उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड ही होता है हमेशा, है ना। इनफैक्ट 100% इथेनॉल पे भी गाड़ी चलाई जा सकती है। अब इससे इंजन की एफिशिएंसी पे कुछ फ़र्क ज़रूर आता है, क्योंकि अभी हमारे इंजन उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि 100% इथेनॉल पे चल जाए, या 20% ब्लेंडिंग से भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, देखने मिले हैं हमको। पर उसके बावजूद भी इथेनॉल एक ठीक फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है। इसको बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो कि पोल्यूशन ना के बराबर ही करते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली हम बैम्बू बेस्ड इथेनॉल भी बना पा रहे हैं आसम में। इसके अलावा भुट्टे से बनाया जा सकता है, शुगर केन से जनरली बनाया जाता है। इन सब बायो क्रॉप्स जो हैं, इनसे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है, जो कि इंडिया की या वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सरसाइज है। क्या नाम है उसका? समुद्र प्रदक्षिणा। तो आप नाम भी ध्यान रख लेंगे तो चलेगा। ये दुनिया की पहली ऑल वुमेन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया एक्सप्लोर्स रेयर अर्थ डील विथ म्यांमार। यहाँ पे काम की बात क्या है, तो आप अगर इतना भी समझ लें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है। म्यांमार में हमने कोई डील साइन की है, म्यांमार से हम शायद कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेने वाले होंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम में ही समझ में आता है कि वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आसानी से अबेंडेंस में अर्थ में नहीं मिलते हैं, रेयरली ही मिलते हैं। ये कुछ फ्यूचरिस्टिक न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको बनाने में काम आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप कोबाल्ट ले सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में काम आ सकते हैं। लिथियम हो सकता है, इस तरीके के कई सारे कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद ब्रिक्स लीडर समिट की बात की गई है। वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं उनके नेक्सस, उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ यूएस टैरिफ हाइक्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रिक्स मेंशन्ड है, तो आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके नाम में ही एविडेंट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ तो हैं ही। इसके अलावा 5 कंट्रीज़ अभी और मेंबर्स बन चुकी हैं। नहीं, कौन कौन सी हैं ये आप पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में MCQs में पूछूंगा आपसे, ठीक है। उसके अलावा यूएस टैरिफ्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। टैरिफ मतलब इंपोर्ट के ऊपर और टैक्स, है ना। यूएस ने काफ़ी बढ़ा दिया है अभी रिसेंटली, तो हम दूसरे बाहर के मार्केट्स और एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको जो जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील का मैंने कहा है कि आप और एक 5 कंट्रीज़ और मेंबर्स कौन से हैं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा, वो पता करके रखेंगे। और इसके अलावा जो भी क्लूज़ हमने छोड़े हैं रेयर अर्थ के बारे में, म्यांमार के बारे में, जो भी हम पढ़ते हैं, इसके थोड़ा एक्सटेंशन में आप और पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।